मतलब हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 4 सबसे इंपॉर्टेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन्स, वेरिएबल मास सिस्टम, जिसमें मास ऑफ द सिस्टम जो है वो वेरी करता है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स की डिटेल डिस्कशन है। एक बार ये समझ लग गया, अच्छा लग गया, तो बहुत जबरदस्त चीजें बन जाएंगी हमारी भी। ठीक है, इस वजह से तुम लोग इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत जबरदस्त और अच्छा ध्यान देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़े फंडामेंटल डेफिनेशंस करते हैं। फंडामेंटल्स ही हैं, राइट डाउन। जैसे एक वर्ड आएगा, हमने पढ़ा है पहले भी, सर्कुलर मोशन करके। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन ये क्या होता है? When a point mass around a circular path is called as the सर्कुलर मोशन। इसको सर्कुलर मोशन कह देते हैं। मतलब जब कोई आप बॉडी को फिक्स करते हो और उसको घुमा देते हो, और एक तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये कोई फिक्स पॉइंट है। जब तुम इसके अराउंड इसकी रोटेशन की बात करते हो तो उसका नाम रखते हैं सर्कुलर मोशन। उसके बाद आता है बच्चों रोटेशनल मोशन। वर्ड आता है रोटेशनल मोशन। अब इसका मीनिंग क्या है? फर्क सिर्फ इसमें यह आएगा, इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसमें फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है। तो रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इसमें या एक तुम कह रहे हो एक पार्टिकल है। और रोटेशनल मोशन में क्या है? बॉडी है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो बोलेंगे व्हेन अ system of particle, SOP, system of particle is moving in such a way that all of its particles they have same angular velocity about a common axis as the center of rotation, मतलब कोई भी आप एक पॉइंट मान लोगे, जैसे और यहाँ पे कोई ऐसे बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कहीं पे भी है, और ज्यादा पार्टिकल्स है और उनकी आप मोशन की, रोटेशन की बात कर रहे हो, इस फिक्स पॉइंट कह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए रोटेशनल मोशन। अब एक वर्ड आता है, इसमें बहुत फेमस वर्ड होता है, इसका नाम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वर्ड, व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा? ये वर्डिंग लिखते हैं। बेसिकली क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लोकस। लोकस का मतलब समझते हो? जनरल पाथ। यू मे से जनरल पाथ ऑफ center of the circle made by particles
made by particles of a system and axis is always normal to the plane of rotation. याद है तुम्हें, मैंने एक दिन बताया था ऐसे बोला था ये कॉपी है, कॉपी के ऊपर तुम लोग अपना थंब को प्लेस करो और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं ऐसे, तो रोटेशन तो तुम्हारी कॉपी पे हो रही है फिंगर्स की, पर थंब तो तुम्हारे आउट ऑफ प्लेन है। वो बताया था ना एक दिन। और बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इसका? राइट डाउन। इट इज अ group of particles. It is a group of particles which are at fixed distance, which are at fixed distance, and when they move, every particle have same velocity. Every particle is having the same velocity. Same angular velocity क्या है? उनका angular velocity same होगा. So that is called as a system of particles. Okay. और एक बड़ा जबरदस्त वर्ड हम पढ़ते हैं बेटा, इसका नाम होता है रिजिड बॉडी। ये डेफिनेशन है इसमें ना, रिजिड बॉडी। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी इज नथिंग बट इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, system of particle in which distance या inter particle distance interparticle distance is always fixed. Distance is always fixed. Whatever external force is applied, या बाहर से जितना मर्जी फोर्स लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब पार्टिकल के बीच में दूरी कभी भी चेंज नहीं करती। ओके, तो ये हमारे पास थोड़ी सी फंडामेंटल डेफिनेशंस थी इसकी, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम लोग यूज करने वाले हैं या यूज करेंगे बहुत फ्रीक्वेंट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है सेंटर ऑफ मास। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको डिटेल में अब समझेंगे। सेंटर ऑफ मास है क्या, कैसा करते हैं, क्या करते हैं,
ये सारी चीज। देखिए राइट डाउन, समझिएगा पॉइंट को, फिर मैं तुम्हें डिटेल समझाता हूँ, ठीक है। राइट डाउन, राइट डाउन बेटा। सेंटर ऑफ मास इज एन imaginary point which may lie inside or outside the body which may lie inside or outside the body where whole mass of the body is supposed to be concentrated। मतलब सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है बेटे जो कि इनसाइड या आउटसाइड कहीं पे भी लाई करता है, जहां पे हम सारे का सारा बॉडी का मास को वहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। अब सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं इसमें। देखो जैसे मान लो बेटा तुम्हारे पास ना एक रिंग है, एक रिंग है और ये रिंग का सेंटर है। अब तुम्हें पता है कि रिंग के सेंटर में तो मास नहीं है, सिर्फ मास कहां पे है, यहां पे पेरिफ्री पे। पेरिफ्री का मतलब होता है आउटसाइड, यहां पे मास है बेटा, यहां पे मास है सारे का सारा रिंग के केस में। और अगर तुम ऐसे एक क्या बोलते हैं डिस्क की बात करते हो, एक डिस्क की बात करते हो बेटे, मतलब ये सारे का सारा यहाँ पे मास है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही फिलअप कर रहा हूं। ये सारे का सारा बेटे इसके अंदर मास है, ये डिस्क है, ठीक है। और इसमें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं कि इस केस में भी सारे का सारा मास यहाँ पे सेंटर पे है। तो तुम रिंग के केस में बोलते हो कि इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड है बेटे, और ये डिस्क है बेटा, क्योंकि डिस्क में सारी जगह पे मास है, ये सारा मास ही है। तो तुम इसमें ये बोलते हो, डिस्क के केस में तुम ये बोलते हो कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक तरह से इनसाइड है, ये वाला।
ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये पहला पॉइंट था हमारे पास, और इसका नाम एक इमेजिनरी पॉइंट बोला गया, इमेजिनरी पॉइंट बोला गया, फिक्स पॉइंट नहीं है, इमेजिनरी पॉइंट है। क्योंकि तुम देखो, तुम एक फाइनाइट साइज बॉडी को एक पॉइंट के साथ रिप्लेस कर रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है। मैं सेकंड पॉइंट बोलता हूं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, we can replace a finite size body with a point. हम लोग सारे की सारी फाइनाइट साइज बॉडी को एक पॉइंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो ऐसे ये एक कोन है और ये एक बड़े सफियर है, और जब तुम कोन और सफियर की बात करते हो तो तुम सफियर को इस पॉइंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो और तुम कोन को इस पॉइंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन से दिस इज अ कोन एंड दिस इज अ sphere. That's it. Is it clear बेटा? मतलब यही सेंटर ऑफ मास का फायदा है कि तुम किसी भी फाइनाइट साइज बॉडी को उनके सेंटर ऑफ मास के साथ रिप्लेस कर दो, और सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट की तरह ही होता है। ओके, इसी में थर्ड पॉइंट आता है बेटे, सेंटर ऑफ मास is also the balancing point of the body, is also the balancing point of the body। ये बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट भी होता है, ये बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट भी होता है। अब तुम बोलोगे बैलेंसिंग पॉइंट कैसे? देखो, मान लो बेटा ये तुम्हारे पास ना कोई थिन रॉड है ऐसे करके, और अगर तुम कोई फोर्स यहां पे लगाते हो, अगर तुम कोई फोर्स यहां पे लगाते हो तो ना ये इधर से नीचे को गिर रहा है और ना ये इधर से नीचे को गिर रहा है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, और जैसे ही तुम्हें और भी एग्जांपल शेयर करते हैं, मान लो ये रिंग है और तुम यहां पे कैसे भी फोर्स लगा दो, और ये इस केस में क्या हो रहा है बेटा, ये फोर्स तो तुम यहां पे लगा रहे हो, पर ये जो लाइन होती है ना फोर्स की लाइन, इसका नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका नाम होता है बेटे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिधर को फोर्स लग रही होती है, जिस पॉइंट पे लग रही है और जिधर की डायरेक्शन है, ये सारी लाइन का नाम हम लोग रखते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये आ गया। तो तुम्हें ये भी बोला गया इट इज अ बैलेंसिंग पॉइंट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब है नेट टॉर्क। मैं भी बताता हूं क्या होता है। नेट टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउट सेंटर ऑफ मास is 0. Net torque about the gravity due to the center of mass is 0. देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। सुनो बच्चों, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा आइडिया दूंगा, डिटेल बाद में करेंगे। टॉर्क बेसिकली बेटा
रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो फोर्स प्ले करता है ट्रांसलेटरी मोशन में। समझे? ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी को जब तुम बोलते हो कि सर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेके आना है तो हम फोर्स अप्लाई कराएंगे, वैसे ही जब तुम्हें बोला जाएगा कि यार बॉडी को ना बचे रोटेशन में लेके आओ, तो तुम बोलोगे सर अप्लाई द टॉर्क, अप्लाई द टॉर्क। मतलब टॉर्क वही रोल प्ले करता है रोटेशन में जो रोल फोर्स प्ले करता है सेंटर ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन में वही रोल प्ले करता है। ये टॉर्क आ गया और ये आ गया फोर्स, ये रिजल्ट आ गया। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल रिजल्ट जो हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। ये टॉर्क आ गया और ये सर। अब सुनो नेक्स्ट, देखो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको। तुम लोग को याद होगा जब तुम छोटे बच्चे थे, 9th 10th में पढ़ते थे सदियों पहले, तो तुम टॉर्क को बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स लिखते थे। मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका नाम क्या लिखते थे? मोमेंट ऑफ फोर्स। और बच्चों ये मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली होता क्या है? इट इज द मोमेंट वर्ड कब लिखते हैं? जब किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे तुमने फोर्स को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका नाम तुमने क्या रख दिया? मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब तुम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसका नाम मोमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है, जो भी इसका नाम है। जैसे यहाँ पे टॉर्क का नाम मोमेंट ऑफ फोर्स है, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स में कैसे आया? टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका डिटेल में बाद में बताता हूँ, ठीक है? पर मोमेंट वर्ड कब यूज करते हैं? जब तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब सुनो आगे। इस वजह से तुम ये बोलते हो, अच्छा अब मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट यहां पे ये भी बता दूं। देखो लॉजिक सुनना बेटे, मैंने तुम्हें बोला बैलेंसिंग पॉइंट है, तुम बोलोगे सम ऑफ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। जीरो। अब मैं बताता हूं बाद में डिटेल में ये कैसे आया, ठीक है? ओके, अभी बता दो बस। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक और पॉइंट आता है। हमने यहां पे बैलेंसिंग का बात तो कर लिया, इसमें फोर्थ पॉइंट पता क्या आता है? जैसे मान लो ये रॉड है, जैसे तुमने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया, और जब तुमने फोर्स लगाया ये बॉडी ऐसे ऊपर को गया, फोर्स एफ लगा के ऊपर को गया, ट्रांसलेट कर गया, ट्रांसलेट, और ये रिंग आ गया। तूने रिंग के पे बेटा ऊपर फोर्स लगाया यहां पे, ताकि इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करे, तो रिंग जो है डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा यहां से यहां तक। रिंग हैज डिस्प्लेस्ड। समझ लिया क्या पॉइंट? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल था, ये फाइनल है। मतलब वो सर रिंग की शेप थोड़ी चेंज कर दी मैंने गलती से, फिर ये आ गया। तो तुम ये बोलोगे यहां पे इनडायरेक्ट फोर्स लग रही है ना, तो यहां पे तुम ये लिखोगे इफ external force is applied directly or its line of action passes
to the center of mass, then body will rotate only. Body will rotate only. Oh, sorry. Body will translate only. Body will translate only. कि वो सिर्फ ट्रांसलेट करेगी. ट्रांसलेट मतलब समझते हो ना? ट्रांसलेट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में. ट्रांसलेट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में. पर अगर तुम कोई भी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ना लगाते हुए कहीं और पे लगाओगे तो फिर 100% श्योर है बॉडी ट्रांसलेट के साथ साथ रोटेट करेगी. If external force is applied other than center of mass, other than the center of mass, then body will rotate as well as translate only. And body will rotate as well as translate only. तब body जो है will rotate as well as translate only. ठीक है. बॉडी रोटेट भी कर रही है और बॉडी जो है बच्चे वो ट्रांसलेट भी कर रही है. ओके. अब देखो एक और पॉइंट. एक और पॉइंट. यहां तक बच्चों पॉइंट्स क्लियर हो गए ना सभी को अच्छे से? ये बहुत सिंपल, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स है सारे के सारे. यहां पे एक लिखते हैं, फॉर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, center of mass always lies at geometrical center of the body. कि वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी पे लाई करता है. जैसे सर्कल होता है उसके सेंटर पे, जैसे कोई भी रेक्टेंगल है जहां पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस एंड सो ऑन करके. बट फॉर irregular distribution of center of mass, but for irregular distribution of center of mass, it always lie near to the heavier part of the body. ठीक है, नियर टू द हेवियर पार्ट ऑफ द बॉडी. क्या मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास ये कोई स्लगर है, इसको स्लगर बोलते हैं, पता है ना, जिसको बोलते हैं बेसबॉल बैट. स्लगर के केस में सेंटर ऑफ मास तुम्हारा यहां पे लाई करेगा, यहां पे. ठीक है, ये स्लगर आ गया और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा. ये तुम्हारे पास अलग अलग केसेस आ गए सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड. सेंटर ऑफ मास क्या क्या है. हाँ, एनी अदर डाउट बेटा?
एनी अदर डाउट बेटा? ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या था. सुनो बच्चों, हम टॉर्क के बारे में डिटेल तो करेंगे पर बाद में, अभी सिर्फ थोड़ा फंडामेंटल. टॉर्क बेसिकली होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. मैं तुम्हें पॉइंट सिखाता हूं. मान लो ये एक मासलेस रॉड है, मासलेस. तो तुमने क्या किया, एक मास रख दिया यहां पे m, और एक मास तूने m यहां पे रख दिया, और ये सेंट्रल पॉइंट आ गया C, जिसका नाम तुमने रख दिया सेंटर ऑफ मास. और इसका ये दूरी भी L है और इसका ये दूरी भी L है, या टोटल डिस्टेंस 2L है. टोटल डिस्टेंस 2L है. अब तूने बोला टॉर्क है. सुनो मेरी बात, लॉजिक बहुत सिंपल है. जब तुम यहां पे रख के फोर्स कोई इधर को लगाओगे तो ऑब्वियस है ये बॉडी ऐसे घूमेगा. लॉजिक बहुत सिंपल है कि नहीं बच्चों? तो वैसा ही मैं इसमें बोलूंगा कि तुम लोगों ने यहां पे mg लगाया और ये डिस्टेंस कितना आया L, तो इसने इसको ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज. अब ये आया mg इधर को और ये इसने इस पॉइंट के अराउंड कैसे घुमाया इसको, क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों इक्वल है. दोनों इक्वल है और दोनों क्या है, ऑपोजिट. सो दे आर कैंसिलिंग ईच अदर. तो नेट टॉर्क कितना आ गया, 0. जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना. इसके बाद इसके अंदर कोई क्वेश्चन सोचोगे तो मैं अभी आपको टॉर्क के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया, अभी जरूरत नहीं है. बिकॉज मेरे को क्या जरूरत है आपको समझाने के लिए कि इसमें तुम्हें टॉर्क लगाया कैसे वो बता दिया बस. टॉर्क का डिटेल अभी नहीं बताया मैंने, सिर्फ फंडामेंटल शेयर किया कि टॉर्क को लिखते कैसे हैं. तो वैसे ही यहां पे बोला जाता है, कि ये कोई पॉइंट है. मान लो यहां पे तूने कोई मास रखा m1, मान लो यहां पे तूने कोई मास रखा m2. इसका ये दूरी r2 है और इसका ये दूरी क्या है r1. तो तुम्हें बोला कि नेट टॉर्क 0 है. तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज. तो तुम क्या कर रहे हो, m1 r1. अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, ये फोर्स कितना आया mg, इसका डिस्टेंस कितना आया L, इसका भी टॉर्क कितना आ गया mg, और साथ में कितना आया L. इसमें कितना टॉर्क आया m1g इंटू r1. किसके साथ इक्वेट कर दिया, m2g r2, और g कट गए. तो तुम्हारे पास एक तरह से m1 r1 इक्वल टू m2 r2 है. या कह सकते हो एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल होते हैं. क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, तो ये एक फंडामेंटल पॉइंट है तुम्हारे पास इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो तुम्हें याद रखना है. ठीक है, अब सुनो. हम लोग यहां पे लिखते हैं एक टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. टाइप्स कितनी टाइप्स के होते हैं,
तो ये बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं, वो कौन से हैं मैं बताता हूं। पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं, पहले इसका मीनिंग क्या है। एवरी फिजिकल सिस्टम, every physical system in nature can be termed as a system of particles. कोई भी physical system number of particles का बना है, so that is termed as a physical system of particles. So based on relative location of particles in a system, system of particles can be classified in two categories. दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, इन टू कैटेगरीज। कौन कौन से? एक डिस्क्रीट का मतलब समझते हो ना? डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसमें तुम काउंट कर सकते हो, वेरी वेरी काउंटेबल। जैसे कोई भी सिस्टम है जिसमें तुम्हारे पास दो पार्टिकल्स हैं, या कोई सिस्टम है तुम्हारे पास ऐसे 5 पार्टिकल्स हैं, ऐसे 5 है 10 है ऐसे। और discrete is basically what? It is a system of particle with several independent objects. मतलब जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, 2 3 5 10 ऐसे। और दूसरे होते हैं बेटे कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? These are the system of particles with all particles linked together to form an extended object. मतलब उसकी लिंकेज होती है, मतलब पार्टिकल के साथ पार्टिकल ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे कहने का मतलब पार्टिकल के साथ पार्टिकल जुड़ा होता है, उसको बोलते हो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कॉन्टिन्यूअस आगे 3 तरह का आता है बेटा। कौन कौन सा? लीनियर, सरफेस एंड द वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरह का आता है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर का मतलब अलॉन्ग लेंथ, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ ओनली, ये कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। सरफेस का मतलब एरिया, ओवर एरिया। वॉल्यूम का मतलब ओवर वॉल्यूम, है ना, ओवर द वॉल्यूम। या इसके बोल दो लेंथ ओनली, ये लेंथ ब्रेड्थ और ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब ऐसे लिख लो, है ना। जैसे लीनियर में तुम्हारे पास आएगा थिन रॉड, थिन रिंग एक्सेट्रा, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्रेम आ जाएगा, इसमें तुम सिर्फ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, सिर्फ मास फ्रेम की तरह है ये वाला। तूने 4 रॉड्स लगा दी बस, ये वाली, ठीक है। रॉड रिंग। सरफेस या एरिया में आता है रेक्टेंगल,
इसमें ये तुम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो पर मास यहाँ पे भी रखते हो। डिस्क, डिस्क आता है, डिस्क ये, उसमें सिर्फ ये वाला आता है, आर उसका रेडियस होता है। और बेटे वॉल्यूम में तो स्फीयर आ गया, सॉलिड, उसके अंदर भी मास होता है, बाहर भी होता है। एरिया में तुम ये भी लिख सकते हो जनरलाइज करके, ऑल 3D थिन बॉडीज, ऑल 3D थिन बॉडीज, समझ दो ना, जैसे हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, ये सारी की सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस में आती है, हॉलो उसमें, सरफेस में। और सॉलिड स्फीयर में तुम्हारे पास, सॉलिड स्फीयर में तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, ऑल सॉलिड बॉडीज आ जाती है, ऑल सॉलिड 3D बॉडीज, ठीक है। ये तुम्हारे पास फंडामेंटल्स है और हम लोग इनकी डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे डिस्कशन में, ठीक है।